नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दक्षिणा ए क्लासरूम में। चलिए आज का खेला शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशन। बहुत ही आसान सा है, पहला ही ये चैप्टर है अपना, तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी भी नहीं है और बहुत ही आसान सा चैप्टर है। तुरंत इसका काम शुरू करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो अपन फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी। हम बहुत सारी क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। क्वांटिटीज़ दो टाइप की होती है। कोई भी क्वांटिटी है अपने पास, ये दो टाइप की होती है। एक होती है फिजिकल और एक नॉन फिजिकल। अब फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? वो क्वांटिटी फिजिकल होती है जिसको मेजर किया जा सकता है। यानी ऐसी सारी क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सकता है। जैसे आपको बोले कि मास, वेट, वर्क डन, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ये सब मेजर किए जा सकते हैं। इस तरह की क्वांटिटी को अपन प्यार से फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। फिजिक्स के अंदर अपन फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी करते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, इस तरह की क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी की इंटरडिपेंडेंस या फिजिकल क्वांटिटीज को ही हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, उनकी स्टडी हम फिजिक्स में नहीं करते। जैसे अगर आप बोले कि आज मैं बहुत उदास हूं, तो आप नहीं बोल पाएंगे कि आप कितने उदास हैं। लेकिन अगर आप ये बोले कि मेरी हाइट इतनी है, तो आप इतना मीटर, इतना सेंटीमीटर एग्जैक्ट बोल पाएंगे। जैसे आप बोलेंगे हमको उनसे बहुत प्रेम है, तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि आपका एग्जैक्टली उनसे कितना प्रेम है। आप उसको वैल्यूज में नहीं बता पाएंगे। तो ऐसी कोई भी चीजें अपन जो है फिजिक्स में नहीं पढ़ते हैं। हाँ, हम किन्हीं दो लोगों के बीच के प्रेम को मेजर नहीं कर सकते, तो इस क्वांटिटी को हम फिजिक्स में नहीं पढ़ सकते। लेकिन क्या हम दो मास के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन को मेजर कर सकते हैं? हाँ, इसका मास m1 हो, इसका मास m2 हो, तो 9th में भी हमने पढ़ा था कि G m1 m2 by r²। या फिर ये q1 हो, ये q2 हो, उनके बीच में जो भी फोर्स लग रहा होगा k q1 q2 by r²। ये कूलम्स फॉर्मूला जो है, कूलम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आ जाता है। तो ये सारा जो भी क्वांटिटीज होती है जिनको मेजर किया जा सकता है, इस तरह की क्वांटिटी को अपन प्यार से फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और हम फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी और वो आपस में कैसे डिपेंड करती है, इसी की स्टडी करते हैं। फिजिक्स के अंदर जो क्वांटिटी मेजर नहीं की जा सकती, उसकी स्टडी, ऐसी भावात्मक क्वांटिटी के बारे में अपन बिल्कुल भी बात फिजिक्स में नहीं करते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो अपन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं और उनके मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। तो हमें एक छोटी सी बात यहाँ समझ में आई कि किसी चीज को मेजर करना मतलब क्या मेजर करना है, क्या चीज है मेजरमेंट, क्या चीज है मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या चीज है। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई चीज को मेजर करना, मान लीजिए कि इसकी लेंथ को हमें पता करना है, तो क्या करते हैं हम? इसकी लेंथ को, किसी भी इसकी लेंथ को किसी एक स्टैंडर्ड लेंथ से कंपेयर करते हैं। मेजरमेंट इज बेसिकली कंपैरिजन। कोई भी नोन लेंथ होगी उसके साथ इसको कंपेयर कर देंगे। मान लीजिए कि वो 10 सेंटीमीटर हो, यहां से यहां रखा, ये भी 10 सेंटीमीटर, आगे तो बोल देंगे कि इसकी लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो मेजरमेंट इज बेसिकली कंपैरिजन, कंपैरिजन विद नोन वैल्यूज, नोन वैल्यूज या फिर जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है, स्टैंडर्ड वैल्यूज। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा, अपन अगर मेजरमेंट करें, जैसे मान लो कि लेंथ को मेजरमेंट किया, तो हम बोलते हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। या फिर अपन वेट को मेजर कर रहे हैं, न्यूटन में बोल रहे हैं, मास को मेजर कर रहे हैं तो केजी में बोलते हैं। ऐसा अपन करते आए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अलग अलग तरह की फिजिकल क्वांटिटी को अपन जब रिपोर्ट करते हैं तो अलग अलग तरह से बोलते हैं। कहीं मीटर बोल रहे हैं लेंथ को, कहीं टाइम को सेकंड बोल रहे हैं। तो ये जो मीटर, सेकंड है, इस तरह के आइटम को, इनको प्यार से बोलते हैं यूनिट्स। इन आइटम्स को क्या बोलते हैं? यूनिट्स। यूनिट्स वो आइटम्स होते हैं जो बेसिकली स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है। जैसे मान लीजिए कि आपको लेंथ के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स कर दी, स्टैंडर्ड वैल्यू। जैसे लेंथ हमें मेजर करनी है, तो लेंथ के लिए ये स्टैंडर्ड वैल्यू हमने मान लिया 1 मीटर बोल दिया या मीटर बोल दिया, तो 1 मीटर एक स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई। या फिर हमें टाइम मेजर करना है, तो टाइम के लिए हमारे पास क्या हो गया? जैसे मान लीजिए कि सेकंड है, सेकंड एक फिक्स क्वांटिटी हो गई जो कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसको अपन प्यार से क्या बोलते हैं? यूनिट्स। अच्छा भाई साहब, तो अगर ये यूनिट फिर क्या कोई भी बना सकता है, या यूनिट कोई भी चीज होगी उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? एक बात समझ में आ गया कि भाई साहब ये जो इनवेरिएबल होना चाहिए। क्यों इनवेरिएबल क्यों होना चाहिए? जैसे मान लीजिए
कि हमने बोला कि ये आइटम जो है 1 kg का है, कहीं और जाके वही चीज कुछ और बन गई तो वो फिर कोई काम का नहीं रहेगा। तो हमारे पास जो भी यूनिट हम बना रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि वो टाइम या प्लेस के साथ वेरी नहीं करे। जैसे अपन मान लो कि ऐसा नहीं बोल सकते कि एक स्टेप जो है वो हमारा एक यूनिट हो जाएगा, क्योंकि कहीं पे आप स्टेप छोटा लोगे, कहीं पे आप बड़ा लोगे, ऐसे ऐसे चलते हुए। तो स्टेप से आपको जो है, स्टेप से अगर आपने लेंथ को काउंट किया तो आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएंगे, उससे आप इधर उधर हो जाएंगे। तो हमारे पास अगर यूनिट अपन स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं तो वो इनवेरिएबल होनी चाहिए। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। अच्छा, इजीली अवेलेबल भी होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि मान लीजिए कि भाई मेजरमेंट की कोई एक यूनिट बना दी है, ठीक है, 1 kg बना दिया, उसको आप रिप्रोड्यूस करना भी तो इजी होगा ना। अब हर आइटम 1 kg थोड़ी खरीदेगा। 1 kg आप प्याज खरीद सकते हैं, लेकिन दुकान पे जाके ये तो नहीं बोल सकते कि 1 kg सोना दे दीजिए। तो उस 1 kg को उसको रिप्रोड्यूस किया गया दोबारा ग्राम में या और छोटी छोटी चीजों में उसको रिप्रोड्यूस किया गया। तो यूनिट ऐसी होनी चाहिए जो इनवेरिएबल होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल और रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए, है ना। अच्छा भाई साहब, बहुत बड़ी, और वो वेल डिफाइंड भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसकी डेफिनेशन में कोई गड़बड़ी हो या कोई कंफ्यूजन हो किसी प्रकार का, वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। अच्छा, और क्या चीज है? जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे वेल डिफाइंड भी कर दिया, इंडिया में बोल दिया, पाकिस्तान में वही जाके कुछ चीज को कोई मानने से मना कर देगा, कोई और कंट्री में जाने से वो बोलेगा कि हमारे लिए 1 kg तो इतना होता ही नहीं है, हम तो मतलब जो है इतने कम क्वांटिटी को ही 1 kg बोल देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यूनिट्स ऐसी होनी चाहिए जो एक्सेप्टेबल बाय ऑल, यानी कि वो सबके द्वारा एक्सेप्ट की जानी चाहिए। तो एक छोटी छोटी आइडिया लगा हमें कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सकता है। फिजिकल क्वांटिटी और उनकी इंटर रिलेशनशिप, इस तरह की क्वांटिटी की स्टडी अपन फिजिक्स में करते हैं। और ये जो क्वांटिटी है उनको मेजर करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है यूनिट्स की। अच्छा, ये क्या होती है? ये एक स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है ना, किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी की। अच्छा, उसकी क्या खासियत होनी चाहिए? वो इनवेरिएबल होनी चाहिए, मतलब जो भी है वो फिक्स होनी चाहिए, वेल डिफाइन होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल भी होनी चाहिए, और उसको रिप्रोड्यूस करना भी बहुत आसान होना चाहिए मल्टीपल्स में, और वो सबके द्वारा एक्सेप्ट भी होना चाहिए, है ना। तो ये बेसिक बातें अपने को यहाँ पे समझ में आ गई कि भाई यूनिट्स क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यूनिट्स का एक छोटा सा आइडिया लगा अपने को, थोड़ा सा देखते हैं कि ये डायमेंशन नाम का आइटम जो है वो क्या है। भाई चैप्टर का आधा पार्ट हमको पता लग गया है कि यूनिट्स क्या है। आइए पता करते हैं डायमेंशन के बारे में। अच्छा, डायमेंशन से जाने से पहले ये देख लेते हैं कि ये जो यूनिट होती है उनके क्या कोई टाइप्स वाइप्स ही होते हैं। मैंने कहा यूनिट जो होती है मार्केट के अंदर वो 3 टाइप की होती है, मतलब तीन तरीके से उनको क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट टाइप है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सेकेंड टाइप है हमारे पास जो इसी का ही मतलब पार्ट बोल सकते हैं, इसी के अंदर होती है दो यूनिट्स बची हुई, उसको अपन सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज या यूनिट्स बोल सकते हैं। और बाकी जो बच जाएगा वो हमारे लिए होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, पीक्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटी। तो अब अगर अपन ध्यान से देखें तो हमें पहले देखना चाहिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जो दो चीजें आपस में डिपेंड नहीं करती। जैसे आप ध्यान से देखिए, जैसे लेंथ है और टाइम है, तो दोनों अलग अलग चीजें, लेंथ और टाइम आपस में एक जो है सेकंड वाली चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन अगर स्पीड की बात करें तो वो क्या होगा, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम होगा। वो लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है और टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ऐसी क्वांटिटी जो दूसरों पे डिपेंड नहीं करती है, इस तरह की क्वांटिटी को प्यार से बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मार्केट में ऐसी 7 क्वांटिटी है। कौन कौन सी 7 क्वांटिटी है? फर्स्ट अगर अपन बात करें, मास, लेंथ, टाइम, फोर्थ इज टेम्परेचर, फिफ्थ अगर देखें अपन तो करंट, सिक्स्थ इज लुमिनियस इंटेंसिटी, एंड सेवंथ इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब क्या, उसको स्टाइल मार के मोल बोलते हैं, केमिस्ट्री में आप इसको जानते भी हैं, मेजरमेंट के लिए काम आता है अमाउंट ऑफ। तो ये जो सातों क्वांटिटी है ये बेसिकली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो मास का लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, या फिर कोई भी एक आइटम का दूसरे आइटम से कोई लेना देना नहीं है। अगर अपन छोटी छोटी बात करें तो मास इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को l से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को t से, टेम्परेचर को थीटा से, करंट को I से, लुमिनस इंटेंसिटी को I से, मतलब I बोल दीजिए, इसको मेजर करते हैं अपन कैंडेला में, और अमाउंट को अपने मोल से कर दिया है। अच्छा, ये मास क्या होता है, लेंथ क्या होता है, टाइम क्या होता है, इनकी वैल्यू भी फिक्स होती है। फिक्स हमें पता है कि ये अगर यूनिट्स हैं तो इनकी क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए और वेल डिफाइन होनी चाहिए। तो इन सब के बारे में अगर आप ध्यान से, हालांकि उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं मास के बारे में बात करें तो मास हमारे पास जो है, हमारे पास तो यहाँ क्वांटिटी है मास। अब अगर ध्यान से देखें तो इसके लिए जो 1 kg का आइटम है वो एक वेल डिफाइंड क्वांटिटी है। अगर आप ध्यान से इसको पुरानी डेफिनेशन में जाएं तो एक इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट है, वहां पे एक प्लेटिनियम और इरिडियम का एक स्पेयर बना के रख दिया, बोल दिया भाई साहब ये जो इसका जो भी मास है वही हमारे लिए 1 kg होगा। अब ऐसा नहीं कि भाई कहीं और कंट्री में जाए उन्होंने छोटा सा स्पेयर बनाया, बोला कि नहीं यही 1 kg है। तो वहां पे जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट है, वहां पे प्लेटिनियम और इरिडियम का एक मास बना के फिक्स कर दिया और उसको बोला कि उतना ही 1 kg है। हालांकि ये पुरानी डेफिनेशन है जो एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है, वो ज्यादा प्रिसाइज नहीं है। 2019 के एंड में एक नया डेफिनेशन इसका आया 1 kg का, जो कि प्लांक कांस्टेंट का यूज करके डिफाइन किया गया। वो ज्यादा प्रिसाइज है, ज्यादा अच्छे से बताया गया है। तो कुल मिला के मुद्दे की बात ये है कि 1 kg जो है वो एक फिक्स अमाउंट जो है वो फिक्स करके रख दिया गया है, इसीलिए वो हर जगह जो है सब द्वारा सब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, उसी तरह से लेंथ की अगर बात करें तो 1 मीटर जो क्वांटिटी है वो भी एक फिक्स है। जैसे आप उसको इस तरह से कुछ डिफाइन है, 1 अपॉन समथिंग, बहुत बड़ा सा रायता टाइप की क्वांटिटी आप एनसीईआरटी में पाएंगे। उतना सेकंड के अंदर वैक्यूम के अंदर लाइट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसी को प्यार से क्या बोलते हैं, 1 मीटर। हमको ये याद नहीं करना है कि 1 बाई कौन सा वाला सेकंड है, उससे कोई मतलब नहीं। मोटा मोटा आइडिया लगता है कि भाई साहब 1 सेकंड जो है वो ऐसे नहीं है कि भाई ये क्या है वो क्या है, वो सब कुछ फिक्स किया हुआ है। अच्छा, टेम्परेचर की बात करें, यहाँ पर टेम्परेचर जो है बेसिकली 1/273.16 बोल दीजिए, वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को डिवाइड करके ऐसा किया गया है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर फिक्स होता है तो उसको इससे डिवाइड किया तो वो क्वांटिटी फिक्स होगी। करंट के केस में क्या किया है, करंट के केस में 2 वायर रखे गए, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर रखे गए, और जिनका एरिया जो था नेग्लिजिबल था, उनके बीच का कुछ फोर्स आता है पर यूनिट लेंथ जो 2 × 10⁻⁷ के आसपास कुछ क्वांटिटी है। तब जो करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी आई होगी उसी को बेसिकली क्या बोल दिया गया, 1 एम्पियर। ठीक उसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 0.12 kg ऑफ जो कार्बन 12 है उसके अंदर जो रायता रहता है उसी को प्यार से अपन क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। इस तरह की क्वांटिटीज जो है ये 1 2 3 4 5 6 और 7 में जो भी लिखा हुआ है उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह की क्वांटिटी को प्यार से अपन बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इनके साथ मार्केट में 2 और है जिसको अपन प्यार से बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी होती है जरा ध्यान से देखें, ये बेसिकली 2 एंगल्स होते हैं, तो प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। बहुत आसान सा, प्लेन एंगल से आप पहले से ही वाकिफ हैं। पहला मैं बोल रहा हूं प्लेन एंगल, प्लेन एंगल थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये दोनों 2 लाइन है और ये सर्कल का पार्ट हो गया, ये आर्क है, आर्क की लेंथ L हो गई, रेडियस R है, ये एंगल थीटा है। थीटा कैसे मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर किया जाता है। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर्क की लेंथ L डिवाइडेड बाय रेडियस। तो इस वाले एंगल को प्यार से क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। ये अपन जो है कक्षा 3rd 4th से मेजर करते हुए भी आए हैं और बनाते हुए भी आए हैं। दूसरे टाइप का जो एंगल है हमारे पास वो है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, जिसको अपन ओमेगा से लिखते हैं। ये अपने लिए थोड़ी सी नई बात है, थोड़ी सी नई बात है। इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ समझना पड़ेगा कि किस तरह से उसका रिलेशनशिप होता है प्लेन एंगल से, क्योंकि वो आगे आपको काम आने वाला है। सॉलिड एंगल को अपन मेजर करते हैं स्टेरेडियन में, ठीक है। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो मैंने एक कोन बनाया है, इस कोन का यहां पे जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, इस एंगल को ही बेसिकली क्या बोला गया है,
सॉलिड एंगल, ये एक 3D का एंगल है। कैसा एंगल है? 3D में एक एंगल है। क्या इसको और तरीके से समझाया जा सकता है? अगर अपन ध्यान से देखें तो ये 2D वाला एंगल जो है वो समझना बहुत ही आसान होता है सबके लिए। 3D वाला एंगल देखते हैं। जैसे मैंने क्या किया, इसको फोल्ड करके कोन बना दिया, इसको कोन बना दिया। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहां पे जो कोन बना है, इस वाले पॉइंट पे देखें तो अंदर ही अंदर एक जो है आपको 3D में एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये वाला एंगल, कौन सा वाला एंगल? जो कोन के इस वाले पॉइंट पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहां पे इसी एंगल को प्यार से क्या बोला गया? ये 3D में एंगल है। यहां से आप विजुलाइज कर सकते हैं। ये जो एंगल होगा, यानी आप कोन के इस वाले पॉइंट पे ऐसे रख देंगे तो आपको जो ये वाला एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी एंगल को सॉलिड एंगल अपन बोलते हैं। और मान लीजिए कि मैं यहां से एक लाइन खींच दूं और ये बोल दूं कि ये जो है ये मेरे लिए थीटा है। थीटा यहाँ पे जो है, अगर आप इसको ऐसे दबा दो और यहां से लाइन ऐसे खींच दो तो जो ये एंगल बनेगा, इसको मैं बोल रहा हूं थीटा, यानी एक प्लेन एंगल है। एक रिलेशनशिप है जिसके डेरिवेशन में मैं नहीं जा रहा हूं। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इसको प्रूव किया जा सकता है। ओमेगा क्या है हमारे पास? सॉलिड एंगल है। थीटा क्या है? थीटा जो है यहां से लाइन खींच दी जाए तो एक साइड के साथ जो ये एंगल बन रहा है, ये कैसा एंगल है? ये एक प्लेन एंगल है। तो ये रिश्ता काफी जगह काम आएगा आपके लिए। अगर ये ओमेगा की वैल्यू 4 पाई हो, ओमेगा की वैल्यू 4 पाई हो, तब जाके जो ये कोण बनेगा। मान लीजिए कि इसका रेडियस r है और हमें ये एरिया प्राप्त करना होगा, उस वाले केस में ये एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो यूनिट सॉलिड एंगल के लिए ये हो जाएगा r स्क्वायर। तो ओमेगा के करस्पॉन्डिंग जो कोण का एरिया होगा वो ओमेगा r स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं काम आएगा। धीरे धीरे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फ्लक्स वगैरह के बारे में पता करने में काम आएगा। ओमेगा इज इक्वल 2 पाई इंटू 1 माइनस कोस थीटा। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो अपन ने यहाँ पे देखा कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसमें 7 क्वांटिटी आती है जो कि आपस में डिपेंड नहीं करती है। फिर दो सप्लीमेंट्री, ये कुल मिला के 9 होगी। सप्लीमेंट्री में आ गया अपना प्लेन एंगल, प्लेन एंगल को मेजर करते हैं रेडियंस में, और उसके साथ एक और जो 9वीं वाली क्वांटिटी आ गई वो है सॉलिड एंगल, जो कि 3D का एंगल है और उसको मेजर किया जाता है स्टेरेडियन में। और उसका किस तरह से प्लेन एंगल के साथ रिश्ता होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये आपको आगे काम आएगा। इसके प्रूफ में अभी हम नहीं गए और जरूरत भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अपन ध्यान से देखें तो इनके अलावा भी फिजिकल क्वांटिटी मार्केट में, लेकिन वो सारी क्वांटिटी इन पे डिपेंड करती है, इसलिए उस तरह की क्वांटिटी को अपन प्यार से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। सेकंड वाला अगर देखें अपन, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, इसमें भाई साहब लाइन लगी हुई है खूब। ये 9 को छोड़ के मार्केट की जो भी बाकी फिजिकल क्वांटिटीज है वो सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूं कि स्पीड क्या होगी लाला? लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम। तो अगर आप ध्यान से देखें तो लेंथ अपने आप में एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, टाइम क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इन दोनों का क्या आपसी रिश्ते से अपने को स्पीड प्राप्त हो रही है? मैंने कहा हाँ। जैसे अगर आप ध्यान से देखें, मान लो कि मैं बोलूं एक्सेलरेशन क्या होगी? वेलोसिटी डिवाइडेड बाई या स्पीड, वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। ये फिर से क्या हो जाएगा? लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम डिवाइडेड बाई टाइम। तो कुल मिला के अपने को एक नई क्वांटिटी आ रही है, प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि डिपेंड कर रही है फिजिकल जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का उपयोग करके जो भी नई फिजिकल क्वांटिटी डिराइव होती है उनको प्यार से बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और मार्केट में ऐसी फिजिकल क्वांटिटी की कोई कमी नहीं है। मतलब इन 9 को छोड़ के बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वो सारी की सारी क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब 7 आपके पास हो गई है फंडामेंटल, 2 आपके पास होगी सप्लीमेंट्री, और बाकी जो भी मार्केट में फिजिकल क्वांटिटी आपको दिखाई दे तुरंत वो सब क्या हो जाएगी अपने लिए? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। जिसकी लिस्ट आप एनसीईआरटी में पा सकते हैं, यहाँ पे भी अपन डाल देंगे। वो पूरी जो भी आप वैल्यू पाएंगे वो सबकी सब वो जो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आ गई। तो यूनिट्स के बारे में अपने को ज्ञान हो गया थोड़ा थोड़ा। आगे बढ़ते हैं और डायमेंशन के बारे में देखते हैं, है ना। चलिए देखते हैं डायमेंशन क्या होता है। अब अगर अपन ध्यान से देखें, एक एग्जांपल से देखें। जैसे मैं फोर्स
फोर्स को मैं लिख सकता हूं मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। मास जो है इसको मैंने m से रिप्रेजेंट किया। अच्छा एक्सेलरेशन क्या होगा, ये वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी क्या होता है, ये मास हो गया आपके पास और ये हो जाएगा लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, होगा कि नहीं? अच्छा लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी, और डिवाइडेड बाय क्या आना चाहिए, एक और टाइम आना चाहिए अपने पास। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो m को मैं मास को m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेंथ को l से, टाइम को मैंने t से, ये वाले टाइम को भी t से, तो ये t स्क्वायर हो गया। तो ये क्वांटिटी m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो ये जो डायमेंशन नाम का जो आइटम है ना भाई साहब, ये मेरी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी फोर्स। कैसी क्वांटिटी है, ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है ना। उसमें मेरे पास जो बेस क्वांटिटी है वो है मास, लेंथ एंड टाइम। जो मास की पावर 1 आ रही है यहाँ पे अगर देखा जाए तो डायमेंशन होगी मास की 1, लेंथ की होगी 1 और टाइम की होगी -2। तो कुल मिला के आप ये समझ गए कि जो बेस क्वांटिटी की पावर्स होती है उन्हीं को प्यार से क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। और ये जो फॉर्मूला बन के आता है m की पावर 1, l की पावर 1 या टाइम की पावर कोई भी पावर, m l t की पावर जो भी आ रहा है, यानी जो बेस क्वांटिटी की पावर्स में जो भी फॉर्मूला आ रहा है उस फॉर्मूले को प्यार से बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो एक बात छोटी छोटी समझ में आ गई। जैसे अगर अपन एनर्जी की बात करें, एनर्जी तो क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू लेंथ कर दीजिए, उससे अपने को क्या बन जाए, वर्क मिल जाएगा और वही एनर्जी हो जाएगा। वर्क बोलिए या फिर एनर्जी बोल दीजिए। तो फोर्स की अपने पास आ गई है m l t -2, एक और लेंथ है m l स्क्वायर t -2। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ डायमेंशन ऑफ मास होगी 1, डायमेंशन ऑफ लेंथ होगी 2 और डायमेंशन ऑफ टाइम होगी -2। तो ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया कि यूनिट्स क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है। तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है। एक छोटा सा जो है मतलब जो काम की बात है यहाँ पे वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अपन तुरंत जो है उस काम वाली बात पे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये क्या बोलता है, जरा ध्यान से देखिए। इन्होंने बोला कि मान लीजिए आप दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, P और Q, या तो ऐड कर रहे हो या आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो P और Q जो है वो एक सेम, दोनों ही सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अगर आप क्वांटिटी P में Q को ऐड कर रहे हो तो P और Q दोनों जो है सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, और अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो भी सेम होना चाहिए। लेकिन अगर आप P इंटू Q कर रहे हो या P बाई Q कर रहे हो, यानी मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, तो सेम फिजिकल क्वांटिटी होना कोई जरूरी नहीं है। अच्छा इन्होंने क्या बोला, बहुत तगड़ी बात बोली क्या, नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये वाला लेंथ है, ये वाला आपके पास टाइम है। मान लीजिए आप ये बोले कि 2 मीटर प्लस 2 सेकंड, तो क्या होगा आंसर, बता पाइएगा? नहीं बता पाएंगे, रायता फैल जाएगा। तो सही तो बोला उन्होंने कि जब आप जोड़ या बाकी कर रहे हो तो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए ना भाई। जैसे मान लीजिए कि 2 मीटर में 2 मीटर ऐड कर दोगे तो बता पाइएगा ना कि 4 मीटर हुआ है, वरना लेंथ के अंदर टाइम मिला दोगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो इन्होंने एक बहुत छोटी सी बात बोली कि अगर आप दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो दोनों जो है फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, और अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। तो इसमें खूब सारे सवाल आते हैं। बेसिकली जो है ये बहुत ही काम की बात यहाँ पे रहती है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के नाम से ये मार्केट में जाना जाता है। आइए अपन सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। चलिए बस अब अगर अपन ध्यान से देखें, बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो v क्या है, v आपके पास लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम है, u क्या है वो भी लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम है। तो इसका मतलब a इंटू टी, ये जो भी क्वांटिटी आएगी वो भी लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम ही आना चाहिए। यानी कि जो है इसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे और वही सेम फिजिकल क्वांटिटी जो है वो आंसर आ जाएगी, है ना। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, m0 L1 डिवाइडेड t -1। यही आपके पास b की डायमेंशन आ जाएगी।
उसी तरह से u की डायमेंशन की बात करें तो ये भी आपके पास लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम है, m0 l1 t-1 और a इंटू टी करते हैं। अच्छा पता करते हैं कि a इंटू टी की डायमेंशन क्या है। a क्या है? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या है? लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम है, तो l बाई टी स्क्वायर है, इंटू आपके पास टाइम है, एक t से t उड़ गया। अच्छा फिर से ये क्या आ गया? m0 l1 t-1। तो आपने ये पाया होगा कि दो क्वांटिटी को ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वो एक सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। चलिए एक सवाल ले देते हैं आगे। मान लीजिए कि आपको बहुत आसान सा कोई पूछ ले, यार एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है, इसका मास m है, रफ्तार v है, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और आपको बोले कि E की डायमेंशन बताइए, तो बहुत ही आसान है भाई साहब। E की डायमेंशन क्या होगी? E की डायमेंशन क्या होगी, ऐसा आपको कोई पूछ ले तो ये आपके लिए बहुत आसान है। क्या m और v की डायमेंशन सेम होनी चाहिए? नहीं भाई साहब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे p प्लस क्यू नहीं हो रहा, p इंटू क्यू हो रहा। मल्टीप्लाई में आप मास इंटू वेलोसिटी कर सकते हो, अरे ऐसा कर सकते हो ना। फोर्स को आप m इंटू ए लिखते हो, डेंसिटी आपका मास अपॉन वॉल्यूम होती है। मास और वॉल्यूम सेम थोड़ी होता है, मास और एक्सेलरेशन सेम नहीं होता है, लेकिन क्या आप मास में कभी एक्सेलरेशन ऐड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे E की डायमेंशन आ जाएगी आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एक कांस्टेंट क्वांटिटी, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, और m आपके पास मास है तो m आ गया। v क्या है? लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि v को लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम है और वो आपका स्क्वायर हो जाएगा, तो ml स्क्वायर t-2 है ना। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक छोटे से थोड़े धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बहुत ही लुल्लू पुल्लू किस्म के सवाल हैं ये, एकदम हलवा टाइप के सवाल। थर्ड पे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई आपको ऐसा बोले कि एक बॉडी है जो मूव कर रही है, इसकी काइनेटिक एनर्जी अल्फा इंटू एस स्क्वायर के हिसाब से वेरी कर रही है। एस क्या है भाई साहब? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, अल्फा इंटू एस स्क्वायर। उसकी काइनेटिक एनर्जी जो E क्या है? E इज काइनेटिक एनर्जी। बॉडी की काइनेटिक एनर्जी अल्फा इंटू एस स्क्वायर के हिसाब से वेरी कर रही है, और आपसे पूछ ले कि ये जो अल्फा है इसकी डायमेंशन बताइए, अल्फा की डायमेंशन बताइए। बॉक्स बना के ऐसा बनाने का मतलब बोल रहा है कि उसकी डायमेंशन आपको पूछ रहा है। आपसे पूछा जाए कि अल्फा की डायमेंशन बताइए, क्या बात बता पाएंगे? बिल्कुल हम बता पाएंगे। हम ये जानते हैं कि E की जो भी डायमेंशन होगी वो अल्फा की डायमेंशन इंटू एस स्क्वायर की डायमेंशन के बराबर हो जाएगी। E क्या है भाई साहब? E क्या है? एनर्जी है ना, अभी तो पता किया। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? m l स्क्वायर t-2 इज इक्वल टू अल्फा का डायमेंशन, और ऐसा आपके पास क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, तो उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? l स्क्वायर। तो अल्फा की डायमेंशन यहाँ से क्या आ रही है? l स्क्वायर से l स्क्वायर चला जाएगा, m1 l0 t-2। इस तरह से आपको अल्फा की डायमेंशन मिलती है। तो इस तरह के सवाल जो है मार्केट में भर के आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और लिख देते हैं। मान लो कि कोई आपसे पूछ ले क्या एक बॉडी है, उसकी पोजीशन आपको दी हुई है x इज इक्वल टू a bt ct स्क्वायर dt क्यूब हल है। फिर पूछे आपसे a की डायमेंशन बताओ, b की डायमेंशन बताओ, c की डायमेंशन बताओ, d की डायमेंशन बताओ, तो आपके लिए ये कोई टफ चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, ये सारे लोग जो है मिलके, मतलब सब लोग जो है सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर ये पोजीशन है तो फिर ये m0 l1 t0 है, क्योंकि ये तो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या यही जो है a की डायमेंशन होनी चाहिए? मैंने कहा हाँ। क्या यही जो है b इंटू टी की होनी चाहिए? मैंने कहा हाँ। तो फिर b की क्या आ जाएगी आपके पास? b की आ जाएगी आपके पास m0 l1, और t को इधर ले आएगी तो t की पावर -1। क्या यही क्वांटिटी जो है c की डायमेंशन इंटू टी स्क्वायर में होना चाहिए? मैंने कहा हाँ। तो फिर यहाँ से c की डायमेंशन आपके पास क्या आ जाएगी? m0 l1, t को उधर ले आएंगे तो t की पावर -2 हो जाए। अच्छा क्या इसी क्वांटिटी को मैं d का डायमेंशन इंटू टी क्यूब भी लिख सकता हूँ? टी क्यूब का टाइम का क्यूब किया हुआ तो टी क्यूब हो गया है।
तो मेरे लिए जो डी की डायमेंशन आएगी यहाँ से हो जाएगी m0 L1 t की पावर -3। तो कोई बहुत तगड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान सी चीज है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान आसान बातें हैं सारी। एक और सवाल लेते हैं अपन आगे। मान लीजिए कि आपको पोजीशन थोड़ा स्टाइल मार के दिया, x = a b d, इतना आसान नहीं दिया हो, ऐसा दिया हो, x = v0 बटा अल्फा इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस अल्फा t। ठीक है, x = v0 बाई अल्फा 1 माइनस e की पावर माइनस अल्फा t, ऐसा आपको दिया और आपसे बोला, आपको ये बोला कि भाई v0 एंड अल्फा आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स। क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट। पूछा गया है आपसे v0 की डायमेंशन बताइए, अल्फा की डायमेंशन बताइए। अच्छा है सर, बहुत बढ़िया, बहुत सा। अगर आप ध्यान से देखें तो आप यहाँ पे प्लस माइनस में, मतलब आप देख रहे होंगे कि 1 में से किसी आइटम को सब्ट्रैक्ट किया है और 1 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो 1 तो डायमेंशन लेस हुआ वाला, इसका मतलब ये वाला भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। e की पावर है तो वैसे ही डायमेंशन लेस है, इसका मतलब ये क्वांटिटी डायमेंशन लेस होना चाहिए। लेकिन भाई साहब अगर आप ध्यान से देखें तो अल्फा इंटू टी जो है वो पूरा डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो टी की जो डायमेंशन है वो तो टी है, तो अल्फा की क्या होनी चाहिए? 1/t, यानी कि अल्फा का डायमेंशन इंटू टी का डायमेंशन जो कि आपके पास t आ जाएगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू m0 L0 t0। डायमेंशन लेस तभी हो पाएगा। तो अल्फा की वैल्यू, अल्फा की डायमेंशन यहां से क्या हो जाएगी? t-1, अल्फा प्राप्त हो गया। अच्छा v0 कैसे प्राप्त होगा? अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा आइटम डायमेंशन लेस है, ये तो है ही सही, इसका मतलब ये वाले की डायमेंशन वही होनी चाहिए जो x की होनी चाहिए, वो तो होना ही पड़ेगा ना भाई साहब। तो अगर डायमेंशन ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v0 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ अल्फा है, तो यहां से अल्फा की डायमेंशन, v0 की डायमेंशन अपने पास क्या आ जाएगी? v0 की डायमेंशन आ जाएगी x का डायमेंशन इंटू अल्फा का डायमेंशन, और x का डायमेंशन है क्या अपने पास? x बेसिकली क्या है? पोजीशन दिया हुआ है, तो वो तो L1 हो गया, और अल्फा की डायमेंशन हमारे पास क्या है? t की पावर -1, तो ये हो जाएगा m0 L1 t की पावर -1। तो इस तरह से हमने क्या पता कर दिया है? इस v0 और अल्फा की डायमेंशन हमने प्राप्त कर ली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपने को बात ये समझ में आ गई कि भाई साहब मतलब जो है इस तरह से अपन यूनिट्स के बारे में ज्ञान लिया, डायमेंशन के बारे में इस तरह के सवाल सॉल्व कर सकते हैं, और भी खूब सारे सवाल होंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अगर अपने को देखें तो क्या डायमेंशन एनालिसिस से कुछ फायदा होता है? मैंने कहा हाँ, एक बहुत बढ़िया फायदे होते हैं। हमको फायदे देखने, मतलब डायमेंशन एनालिसिस के फायदे क्या हो। एक सबसे बेहतरीन फायदा वो तुरंत बताता हूँ। कई बार ऐसा हो सकता है कि बगैर सवाल सॉल्व किए आप आंसर तक पहुंच जाए। हाँ, एग्जैक्ट आंसर तक ना भी पहुंचे, मान लो 4 ऑप्शन है, तो हो सकता है कि आप 1 या 2 ऑप्शन को बोल देंगे देखते ही कि ये कभी आंसर नहीं हो सकते। जैसे सवाल में आपसे पूछा है कि किसी टाइम बताइएगा, और डायमेंशन से पता लग रहा है कोई 1-2 ऑप्शन में कि वो टाइम नहीं है, वो तो लेंथ आ रहा है, तो फिर वो ऑप्शन कभी सही हो नहीं सकता। तो कुल मिला के आपको ये लग रहा होगा कि एक फायदे का सौदा है कि नहीं है। डायमेंशन से अगर अपन 1-2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लें तो बाकी वालों में से तुक्का लगाना आसान होगा, है ना? नहीं, मतलब एग्जैक्ट हम आंसर निकालेंगे, लेकिन डायमेंशन वाले से ऑप्शन कम हो जाएंगे, थोड़ा सा फास्ट हम कर पाएंगे। तो हमें आगे देखना है यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी डायमेंशनल जो एनालिसिस कर रहे हैं इसका क्या फायदा हमें होता है, क्या इसका यूज हो सकता है। यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। फर्स्ट यूज के बारे में बात करते हैं अपन। क्या यूज है इसका, मतलब डायमेंशनल एनालिसिस से हम किसी भी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि टू कन्वर्ट एनी यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। क्या मतलब है? जैसे आप किसी क्वांटिटी को SI से
CGS या फिर CGS से SI में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इसका यूज करके डायमेंशन से। कैसे कर सकते हैं अगर आप ध्यान से देखें तो, या आप किसी क्वांटिटी S कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो अपन मास को मेजर करते हैं SI में kg के अंदर, है ना, CGS में ग्राम के अंदर, है कि नहीं है ना। मान लीजिए मेरे पास है 1 kg यहाँ पे SI यूनिट में, CGS में क्या होगा 1000 ग्राम। इसमें तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, ये तो बहुत ही आसान है। अब इसका बेसिक जो काम है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है भाई साहब कि अगर मैं देखो ध्यान से, मान लो कि मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी इनटू उसकी डायमेंशन, यानी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू उसकी डायमेंशन, ये कांस्टेंट रहेगी। मैं यही तो कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं। उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू उसका यूनिट, यानी कि 1 kg बोलिए या फिर 1000 ग्राम बोलिए, दोनों ही सेम बात को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू उसका जो है यूनिट रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं N1U1 इज इक्वल टू N2 U2, ऐसा मैं बोल सकता हूं। अब मेरे पास मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसी है कि MA, LB और TC, ये उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो यहां पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके लिए N1 इंटू M1 पावर A, L1 पावर B, T1 पावर C, और यहां पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी M2 पावर A, L2 पावर B, T2 पावर C। तो अगर मुझे N2 प्राप्त करना होगा तो मेरे लिए हो जाएगा N1 M1 डिवाइडेड बाई M2 की पावर A, L1 डिवाइडेड बाई L2 की पावर B, T1 डिवाइडेड बाई T2 की पावर C। तो ये बहुत कोई तगड़ा काम नहीं किया है। आइए एक सवाल देखते हैं और ये पता कर लेते हैं कि इसका क्या फायदा होता है ना। किस तरह से अपन एक यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू दूसरे वाले में क्या होगी। तो पहला यूज अपन पढ़ रहे हैं। मान लीजिए एक सवाल लेते हैं। सवाल हमें बोल रहा है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील का यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यंग्स मॉडुलस हमें दिया हुआ है 19 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपसे बोला है कि इसकी वैल्यू डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगी। ठीक है, अच्छा डाइन क्या है भाई साहब? अगर आप ध्यान से देखें, और इतना आप जानते होंगे कि न्यूटन जो है फोर्स की SI यूनिट है, डाइन क्या है? CGS है ना। और यहाँ पे मीटर स्क्वायर जो लिखा हुआ है वो आपका SI यूनिट में एरिया लिखा हुआ है, वो सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो CGS में हो जाएगा। कुल मिला के बातें यहाँ पे हो रही है SI की और यहाँ पे हो रही है CGS की। आपको इसको कन्वर्ट करना है भाई साहब। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। यंग्स मॉडुलस क्या होता है हमको नहीं पता। अबे यहाँ से देख रहे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन तू जानता है कि फोर्स होता है डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर, यानी लेंथ आ गया है। तो अगर यंग्स मॉडुलस का, हालांकि आप यंग्स मॉडुलस अगर जानते हैं तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होता है। बेसिकली जो स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस हो गई, तो इसकी डायमेंशन जो होगी वो बेसिकली जो स्ट्रेस के बराबर ही होगी, और स्ट्रेस आपका फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है, तभी वो जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी हमारे पास? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ का स्क्वायर। फोर्स की क्या हो गई थी? MLT-2 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, यानी कि ये हो गया। तो इसकी डायमेंशन हो गई ये M, L की पावर -1, T की पावर -2। यंग्स मॉडुलस का ये जो है अपने को क्या मिल गया है? उसका डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया। अच्छा, यहाँ पे डायमेंशन क्या है? M की पावर 1 इज द डायमेंशन है ना, मास का, और लेंथ का -1 और टाइम का -2। अच्छा भाई, हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल था कि स्टील का यंग्स मॉडुलस जो है वो इतना है, उसको डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में बताओ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको आप क्या लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे 1 kg SI में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 kg की पावर 1 आ जाएगा।
और लेंथ क्या हो जाएगी आपके पास मीटर में होती है ना ऐसा यूनिट में, हाँ, तो पावर आपके पास -1 आ जाएगी। और टाइम आपके पास SI में होता है सेकंड में, तो 1 सेकंड की पावर आपके पास क्या आ जाएगी -2। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन, और इसको कन्वर्ट करना है हमें 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे सीजीएस में मास आपके पास हो जाएगा ग्राम की पावर 1, और मीटर की बजाय यहाँ पे क्या होगा 1 सेंटीमीटर की पावर -1। टाइम दोनों में ही सेकंड होता है, सेकंड की पावर -2। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी 1 kg डिवाइडेड बाई 1 ग्राम है, तो 1 kg को भी मैं ना ग्राम में कन्वर्ट कर दे रहा हूं ताकि वो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम, यानी कि ग्राम से ग्राम कट जाएगा, पूरे की पावर क्या आ रही है, ये आ रही है भाई साहब। और आगे आपके पास है 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 मीटर, और ये हो गया, और ये 1 सेंटीमीटर है की पावर -1, और ये तो 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड की पावर -2 है। तो ये तो अब आप ध्यान से देखें तो ये वाली क्वांटिटी आपके पास क्या आ गई है 1000 आ गई है, और ये वाली क्वांटिटी 100 की पावर -1 है, यानी कि 1/100 आ गया, तो ये कट के 10 आ गया। अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये बोलेंगे कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो कि SI में था वो 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में तब्दील हो गया। अच्छा भाई साहब, हमें क्या पूछा गया था, हमें पूछा था 19 × 10 की घात 10 इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, ये कितना हो गया तो 19 वाला के कितना होगा, ये हो जाएगा 19 × 10 की पावर 10 इंटू आपके पास एक जो है वो 10 के बराबर है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 19 × 10 की पावर 29 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देखा होगा पहला फायदा कि भाई साहब डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके अपन एक सिस्टम से यूनिट को दूसरे वाले में तब्दील कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, कोई बहुत टफ चीज नहीं है। आप बोले तो एक और सवाल ले लेते हैं इसी तरह का, एक और सवाल। सेकेंड सवाल लेते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल में आपको दिया हुआ है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, यानी कि ईटा का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो आपको सवाल में दिया हुआ, हालांकि आप इससे वाकिफ होते हैं। m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -1, ऐसा आपको दिया हुआ है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है उसका डायमेंशनल फार्मूला दिया है, और आपको बोला है अच्छा इसकी दो यूनिट होती है, एक होती पॉइस और एक होती पॉइजूली, POISE ULL पॉइजूली। अगर आप ध्यान से देखें तो ये होती है इसकी SI यूनिट और ये होती है इसकी CGS यूनिट। आपको इन दोनों के बीच में रिश्ता निकालना है, यानी आपको ये पता करना है कि इसकी एक SI यूनिट कितने CGS के बराबर होता है, यानी इसमें आपस में क्या रिलेशनशिप होती है। तो अपन इसके लिए भी किसका उपयोग करेंगे, उसी चीज का उपयोग करेंगे, क्या N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 डिवाइडेड बाई M2 की पावर A, L1 डिवाइडेड बाई L2 की पावर B और T1 डिवाइडेड बाई T2 की पावर C। अच्छा भाई साहब, पहली वाली क्वांटिटी जो है आपके पास किस में है, SI में है। SI में अगर आप लिखेंगे तो 1 पॉइजूली ये किसके बराबर होगा, ये इसके लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 kg की पावर 1, फिर लेंथ में क्या आ जाएगा 1 मीटर की पावर -1, टाइम में क्या आ जाएगा 1 सेकेंड की पावर -1, है ना। उसी तरह से अगर आप CGS में लिखेंगे तो 1 पॉइस किसके बराबर हो जाएगा, 1 पॉइस भी इक्वल टू kg की जगह क्या आ जाएगा 1 ग्राम की पावर 1, मीटर की जगह क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर की पावर -1, 1 सेकेंड की पावर -1, दोनों को डिवाइड कर दीजिए भाई साहब, तो 1 पॉइजूली डिवाइडेड बाय 1 पॉइस, ये क्वांटिटी किसके बराबर आ रही है, ये क्वांटिटी आ जाएगी अपने पास। इस केजी वाले को ग्राम में कन्वर्ट कर दें या फिर ग्राम को केजी में कर ले, तो ये इजी रहेगा,
1000 डिवाइडेड बाय 1 की पावर 1 है ना, ये वाला 100 हो जाएगा सेंटीमीटर में, ये 1 है, पावर क्या है -1, और ये तो 1/1 ही हो गया, इसकी पावर -1 है। तो ये आपके पास क्या आ गया बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखें तो 1000 हो गया है और डिवाइडेड बाई, तो आपके पास ये 10 आ गया है ना, तो 1 मोजूले इज इक्वल टू 10 वॉल्ट। तो एक तरह से आपने सीजीएस और एसआई के बीच में एक रिलेशनशिप स्टेबलाइज कर दी। तो कुल मिला के आपको ये पता लगा कि एक फायदे का सौदा है, मतलब इसमें क्या कर सकते हैं अपन, एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में तब्दील कर सकते हैं। तो पहला टाइप का ये फायदा हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा फायदा देखते हैं। दूसरा फायदा ये है कि हम इसका उपयोग कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला दिया हो, क्या वो डायमेंशनली सही है कि गलत है, टू चेक whether equation is dimensionally correct। मतलब कोई भी इक्वेशन दी है, क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, इसको अपन चेक कर सकते हैं इसका उपयोग करके। अच्छा भाई साहब, क्या बहुत कोई तगड़ी चीज है? नहीं। अगर आपको मैं बोलूं कि आप ये बताइए कि भाई साहब मैंने लिखा है v = u + at, चेक करिए कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, तो कर पाएंगे बड़ी आसानी से। कैसे चेक करेंगे कि भाई साहब v की जो डायमेंशन है दैट मस्ट बी सेम एज u का डायमेंशन, और a और t का डायमेंशन भी वही होना चाहिए। अच्छा v क्या है, मैंने कहा ये तो लेंथ बाय टाइम है, ओहो m0 l1 t⁻⁻1 है ना। अच्छा u क्या है, मैंने कहा इनिशियल स्पीड, अबे पहले की होगी बाद में हो, है तो स्पीड ना यार, वेलोसिटी। तो इस वाले केस में भी क्या ये आ जाएगा m0 l⁻1 t⁻⁻1, और ये वाला क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, स्पीड बाय टाइम, तो वो आपका स्पीड मतलब जो है वो l हो गया है, डिवाइडेड बाय टाइम तो t² हो गया, इनटू आपने t किया तो एक t कट गया, तो फिर से ये वाली क्वांटिटी m0 l1 t-1 आ गया। अच्छा ये प्लस ये का डायमेंशन सेम होना चाहिए। हाँ हम जानते हैं ना भाई, अपना जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वो क्या बोलता है कि अगर आप दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं तो फिर जो है मतलब वो डायमेंशन सेम होनी चाहिए, जो सेम है ना। और मान लीजिए कि आपने मीटर को ऐड किया, लेंथ ही ऐड किया है, तो आंसर भी तो लेंथ ही आएगा ना, तो ये तीनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अच्छा एक और एग्जांपल चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने ये वाला इक्वेशन तो जानते ही होंगे, s = ut + ½ at²। आओ चेक करते हैं कि डायमेंशनली सही है कि नहीं। s क्या है, डायमेंशनली चेक होने सही से मतलब सही होने का मतलब क्या है, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अच्छा भाई साहब ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, लेंथ है, m0 l1 t⁻0, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, अपने को अच्छा लगा। ये क्या लिखा हुआ है, मैंने कहा ये जो है स्पीड इनटू टाइम लिखा है, मतलब लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इनटू टाइम लिखा है। ओहो, तो टाइम से टाइम पड़ जाएगा, l⁻1 t⁻0, क्या ये दोनों सेम आया है? हाँ ये भी सेम आ जाए तो बहुत बढ़िया। 1/2 एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इनटू t², और एक्सेलरेशन की अभी पता की ना l/t², तो l/t² को t² से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी तो m0 l1 t0 आ गया ना। तो इस क्वांटिटी का डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन सेम है, तो दो सेम डायमेंशन वाली को ऐड कर सकते हैं तो उसी डायमेंशन का आइटम मिलेगा, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। अच्छा एक बात समझ में आई, क्या ये 1/2 का तो कोई रोल ही नहीं है। अगर मैं 1/2 की जगह -1/2 करता तो 1/2 ही क्यों करूं बे, मैं 5 कर दूं, 500 कर दूं, तो क्या आंसर में कोई चेंज होगा? मैंने कहा नहीं। तो क्या s = ut - 500 at², क्या ये डायमेंशनली, क्या ये इक्वेशन सही है? मैंने कहा नहीं। क्या ये डायमेंशनली सही है? मैंने कहा हाँ। तो क्या डायमेंशनली सही इक्वेशन होगी तो वो पूरी तरह सही हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा तो यहाँ पे एक ड्रॉबैक आती है कि भाई साहब आपने डायमेंशनली करेक्ट तो बोल दिया है, लेकिन वो इक्वेशन पूरी तरह से सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर इक्वेशन पूरी तरह से सही हो तो वो डायमेंशनली करेक्ट भी होगी। यानी अगर आप s = ut + ½ at² लिख रहे हो तो भी डायमेंशनली सही है, और s = ut - ½ at² लिख रहे हो, या फिर 1/2 की जगह कोई भी क्वांटिटी मतलब जो है पॉजिटिव क्वांटिटी यूज कर रहे हो, ये डायमेंशनली करेक्ट है। बट हर डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन पूरी तरह से करेक्ट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये एक आपको ड्रॉबैक यहाँ पे समझ में आ रही है कि एक लिमिटेशन है यहाँ पे डायमेंशनल
एनालिसिस की, क्योंकि कांस्टेंट की कोई डायमेंशन होती नहीं है तो उसकी वजह से पूरी इक्वेशन सही की गारंटी हम नहीं दे सकते। हम यहां से ये बोल सकते हैं कि डायमेंशनली सही है। अरे यार कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है। तो अभी तक हम लोग दो फायदे मतलब इसके पढ़ चुके हैं। पहला ये कि डायमेंशनल एनालिसिस करके हम किसी क्वांटिटी की एक से दूसरे मतलब सिस्टम के अंदर उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी इंटर रिलेशनशिप बता सकते हैं। सेकंड वाला क्या है कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन दिया होगा, कोई भी फॉर्मूला दिया होगा, क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है ये पता किया जा सकता है। क्या कोई और भी इसका फायदा है? मैंने कहा हाँ। तीसरा फायदा है कि हम एक क्वांटिटी है जो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो किस तरह से डिपेंड करती है वो भी हम इस डायमेंशनल एनालिसिस से पता कर सकते हैं। तो आइए मतलब जो है थर्ड टाइप पे पढ़ते हैं, थर्ड एप्लीकेशन पे। थर्ड एप्लीकेशन है टू स्टेबलाइज ए रिलेशनशिप, टू स्टेबलाइज रिलेशनशिप बिटवीन to stabilize a relationship between different physical quantities, between different physical quantities। ठीक है, अच्छा वो स्टाइल मारने से कुछ नहीं, बहुत ही आसान चीज है ये। अच्छा अब अगर अपन ध्यान से देखें तो एक सवाल से इसको समझते हैं। जैसे अगर आपने कभी पेंडुलम देखा है, पेंडुलम को अगर आप ध्यान से देखें तो एक धागा होता है जिसकी लंबाई L मान लेते हैं, यहाँ पे एक बॉब होता है जिसका मास M होता है। अगर आपने कभी मार्केट में ऐसा देखा हो तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है T=π√L/G, है कि नहीं? ऐसा आपने कभी देखा होगा। तो हमको अगर कोई बोले कि यार टाइम पीरियड जो है वो लेंथ पे डिपेंड करेगा और वहां पे जी पे मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उस पे डिपेंड करेगा, तो आप बताइए कि वो कैसे डिपेंड करेगा। यानी हमको कोई इंफॉर्मेशन दे दे कि टाइम पीरियड जो है वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और वो जी पे डिपेंड कर रहा है, तो आप बताइए कि लेंथ के साथ वो कैसे वेरी कर रहा है, जी के साथ कैसे वेरी कर रहा है, क्या लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या स्क्वायर है, क्यूब है। तो ये रिलेशनशिप अपन जो है पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? मैंने कहा मान लीजिए कि वो लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L की पावर A है और मान लीजिए कि भाई टाइम पीरियड जो है वो G की पावर B के हिसाब से करें। G क्या है? G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ की सरफेस पे होता है 9.81, ये अपन कक्षा 9 में पढ़ते हैं जी की वैल्यू, तो बेसिकली वही है। अच्छा भाई साहब, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L की पावर A G की पावर B, और अगर मैं इसको हटा दूंगा तो कुछ कांस्टेंट यूज करूंगा L की पावर A G की पावर B, ऐसा लिख सकता हूं। क्या मैं A और B पता कर सकता हूं? मैंने कहा हाँ। क्या मैं K पता कर सकता हूं? मैंने कहा नहीं। यहाँ पे मैं A और B को पता कर सकता हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं A और B पता कर दूं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डायमेंशन ऑफ T मस्ट बी इक्वल टू K, तो एक कांस्टेंट है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, डायमेंशन ऑफ L की पावर A इंटू G की पावर B की डायमेंशन, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है दैट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास कौन है? टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या है? वो टाइम है, यानी वो लिखा हुआ m की पावर 0 L की पावर 0 T की पावर 1। अच्छा भाई साहब, और ये क्या लिखा हुआ है? लेंथ है, धागे की लंबाई है, यानी कि जो धागा बंधा होता है या जो रॉड लगी होती है बॉब से उसकी लेंथ होती है, मतलब L वहां पे लेंथ होती है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? वो आपके पास हो जाएगा m0 L हो जाएगा, T0 हो जाएगा। तो ये पूरा खेला जो आएगा आपके पास m0 L1 T0 की पावर A, और G बेसिकली क्या है आपके पास? एक्सेलरेशन है ना। एक्सेलरेशन होता क्या है? G एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? ये तो v/t हो जाता है ना, मतलब स्पीड बाय डिवाइडेड बाय टाइम है, और ये खुद ही क्या होता है? L/t डिवाइडेड बाय t, तो ये बेसिकली लेंथ डिवाइडेड बाय t², यानी m0 L1 t की पावर -2। तो यहाँ पे इसको डाल दीजिए, ये आपका हो गया है बेसिकली L को यहाँ पे डाल दिया और G जो एक्सेलरेशन है उसको यहाँ पे डाल दिया, तो आपके पास आ जाएगा m की पावर 0 L की पावर 1 t की पावर -2 की पावर B आए।
अब अगर अपन ध्यान से देखें तो ये फिजिकल क्वांटिटी और ये फिजिकल क्वांटिटी सेम है, इसका मतलब जो पावर m की यहाँ पे वो पावर यहाँ होनी चाहिए, जो l की पावर यहाँ पे वही टोटल पावर यहाँ होनी चाहिए, और जो t की पावर यहाँ पे वही टोटल पावर यहाँ पे होनी चाहिए। m की पावर है इधर 0 है ना, अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी क्या 0 होना चाहिए, मैंने कहा हाँ 0 into a किया 0 और 0 into b किया 0, तो m की 0 is equal to 0, बहुत बढ़िया भाई साहब। l की पावर के बारे में बात करें तो यहाँ पे है 0, यहाँ पे हो जाएगी a और यहाँ पे कितनी आ जाएगी b, यानी कि a plus b is equal to 0, एक रिश्ता आ गया हमारे पास वेरिएबल है 2 तो मिनिमम अपने को रिश्ता चाहिए 2। t की पावर अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पे आ जाएगी 1 और यहाँ पे 0 into a कर दिए हो तो 0 ही आ जाएगा भाई, और यहाँ पे आपके पास है -2 तो ये क्वांटिटी आ जाएगी -2b। सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू आपके पास आ रही है, b की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब अगर b की वैल्यू -1/2 डाल दोगे कहाँ पे, यहाँ पे, तो a की वैल्यू आ जाएगी +1/2। अच्छा भाई साहब, और इन दोनों को उठा के कहाँ डाल देंगे, इन दोनों को उठा के यहाँ पे डाल दोगे तो क्या आप पक्का बोल पाएंगे कि t = k × l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2, यानी और l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2, तो क्या बोल पाएंगे t = k × l/g, बोल पाएंगे क्या हम ये बोल पाएंगे कि ये कांस्टेंट 2 पाई होगा, मैंने कहा ये नहीं बोल पाएंगे। फिर से आपको एक लिमिटेशन आती हुई दिखाई दे रही है कि हम अगर इस तरह से रिलेशनशिप स्टेबलाइज करेंगे तो वहां पे जो ये कांस्टेंट आता है उसको अपन पता नहीं कर सकते, है ना। चलिए भाई साहब, तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपने अभी तक अपन ने जो है मतलब फायदों के बारे में बात की है, तो 3 फायदे हमने यहाँ तक पता किए हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरी वाले में मतलब एक सिस्टम से दूसरे में अपन ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि कन्वर्जन करने में काम आता है। दूसरा ये होता है कि आप जो है कोई भी इक्वेशन आपको दी हो, फॉर्मूला दिया हो, क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है ये पता किया जा सकता है। और तीसरा ये है कि कोई भी एक क्वांटिटी है जो वेरियस और क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, तो वो किस तरह से डिपेंड करती है ये खेला आप खेल सकते हैं। आप चाहें तो अपन एक सवाल और करते हैं, इसी पे एक सवाल लिखते हैं। सवाल आपको बोल रहा है कि व्हेन ए सॉलिड स्फीयर मूव थ्रू ए लिक्विड ऑपोज द मोशन विद फोर्स F। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं तो लिक्विड में फ्रिक्शन लगती है, विस्कस फोर्स बोलते हैं, बोल रहा है F। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F डिपेंड ऑन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मैंने कहा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा सवाल बोल रहा है। हालांकि अपन तो जानते हैं कि फॉर्मूला क्या आता है, रेडियस r ऑफ द स्फीयर। बोल रहा है कि F जो होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ईटा पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है स्फीयर का। बहुत बढ़िया भाई साहब। एंड द स्पीड ऑफ द स्फीयर, मतलब स्फीयर जो है उसकी रफ्तार v पे भी डिपेंड कर रहा है और उसके रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है। अपने काफी अच्छा लगा। अज्यूमिंग f इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंट पावर ऑफ दीस क्वांटिटीज, गेस द फॉर्मूला ऑफ f यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। मतलब अपने को क्या करना है कि यहाँ पे मेथड ऑफ डायमेंशन यूज करके ये पता करना है कि ये जो फोर्स है वो जो है वो ये जो फोर्स है वो किस तरह से ईटा और आर पे डिपेंड कर रहा है ईटा, आर और बी तीनों पे। तो हमने ऐसा मान लिया भाई साहब कि जो f है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा की पावर a, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर b और b की पावर c। अपना क्या जा रहा है, अपने को बस abc पता करने का है कि नहीं है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि f इक्वल टू k इंटू ईटा की पावर a, r की पावर b और v की पावर c आ गया। एक बार हम अगर a b c पता कर लेंगे तो लाइफ जिंगलाला हो जाएगी। मतलब हमको क्या चाहिए, a b c चाहिए, वही तो पूछा है ना सवाल में। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ईटा आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसकी डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, है ना। वो कैसे पता लगेगा, मैंने कहा भाई वो अगर पता करना है तो F स्केस इज इक्वल टू ईटा a dv by dz होता है। F स्केस इज इक्वल टू ईटा a dv by dz होता है। तो यहाँ से आप अच्छा एक बात ध्यान रखिए, जितने ज्यादा आपको फॉर्मूला पता होते हैं उतना ही ये चैप्टर आसान हो जाता है। तो वैसे टेक्निकली अगर आप एंड तक पढ़ते जाएंगे तो खूब सारे फॉर्मूले पढ़ लेंगे तो कोई सा फॉर्मूला पता होगा, कोई सा भी डायमेंशन पता कर पाएंगे, कोई बहुत तगड़ी चीज नहीं है। जितने जैसे मान लो कि ये फॉर्मूला आप ये वाला फॉर्मूला आप फ्लूइड में जाके पढ़ेंगे
तो वहां से आपको ईटा का रिलेशनशिप मिल जाएगा। ईटा चाहिए तो क्या करना है, विस्कस फोर्स डिवाइडेड बाई A इंटू dV बाई dz करना है कि नहीं है। जिस आदमी को ये फॉर्मूला नहीं पता होगा वो ईटा का नहीं बता पाएगा, लेकिन आप पूरा जब पढ़ लेंगे तो आपको ये पता होगा, तो पहले परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप हो सकता है कि आपने आगे का नहीं पढ़ा हो, यहाँ पे आप देखेंगे तो बुक्स में ऐसे सवाल देखिए, परमिएबिलिटी, परमिटिविटी, ये वो, सरफेस टेंशन, उसे टेंशन में आने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तूने पढ़ा ही नहीं, जैसे ही तू आगे पढ़ लेगा तो इस तरह के नाम जो है तेरे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रहेगी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ईटा आपके लिए हो गया Fv डिवाइडेड बाय A dV बाय Z। Fv क्या है, फोर्स है, तो ml t-2 हो गया, एरिया l स्क्वायर हो गया। dV क्या है, मैंने कहा ये दो पॉइंट के बीच की मतलब चेंज इन वेलोसिटी है, यानी कि मेरे लिए वो l बाई t है ना, लेंथ डिवाइड, और डिवाइडेड बाय क्या है मेरे लिए dz, वो लेंथ है, L से L गायब हो जाएगा, और ये क्या था, एरिया था जो कि L स्क्वायर था। अब आप ध्यान से देखें तो ऊपर हो गया है ml t-2, नीचे की तरफ m तो है नहीं, तो m 0 है, L स्क्वायर है, और t की पावर क्या है, -1 है, तो इसको आप उधर ले जाइए तो m की पावर 1 आ गया आपके पास, L की पावर 1 -2 करेंगे तो L की पावर -1 आ गया, और t की पावर -2 माइनस और -1 करेंगे तो t की पावर -1 ही बच जाएगा। इस तरह से m1 L की पावर -1 t की पावर -1, आपने ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला पता कर लिया है, और ईटा की डायमेंशन आपको प्राप्त हो गई है। और r क्या है भाई साहब, r तो रेडियस है, तो इसके लिए तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, m0 L1 t0 आ जाएगा। v क्या है, v इसकी रफ्तार है, तो v की डायमेंशन आपके लिए कोई टफ चीज नहीं होगी, m0 L1 t-1 आ गया, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम है। आओ खेला खेलते हैं, इधर की तरफ की डायमेंशन जो है f की डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू ईटा की डायमेंशन की पावर a, r की डायमेंशन की पावर b, और v की डायमेंशन की पावर c। आइए भाई साहब ईटा की डायमेंशन उठा के रखो यहाँ पे, टाइम पास करने का, दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, बहुत ही आसान सा है। f को आप क्या कहते हैं, ml स्क्वायर ml t-2 हो गया फोर्स का डायमेंशन। ईटा की डायमेंशन होगी अपने पास m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -1 की पावर a, और r की वैल्यू है अपने पास m0 L1 t0 की पावर b, और b बेसिकली क्या है अपने पास m0 L1 t की पावर -1 की पावर c। अब अपने क्या करना होगा, दोनों साइड में m, l और t की पावर को कंपेयर करना है, तो यहाँ से m की डायमेंशन अपने पास आ रही है 1, ml t-2 यानी फोर्स है, तो m की पावर 1 आ गई, तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो ईटा की पावर है अपने पास m1 L-1 t-1, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास a, ठीक है, यहाँ से m की पावर 0, यहाँ से m की पावर 0, यानी कि 0 + 0, यानी कि a की वैल्यू यहाँ से आ गई है अपने पास 1। आइए पता करते हैं l की डायमेंशन कंपेयर करते हैं, l की डायमेंशन यहाँ पे है 1, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे आप -1 × a करेंगे तो -a आ जाएगा, और 1 × b करेंगे तो b आ जाएगा, और अगर आप 1 × c करेंगे तो ये क्वांटिटी c आ जाएगी। तो यहाँ से b + c = 1 + a आ रहा है, और a की वैल्यू 1 है, तो ये क्वांटिटी 2 आ गई। तो यहाँ तक अपने को मिल गया कि a की वैल्यू 1 है, b + c की वैल्यू 2 है। आइए पता करते हैं t की पावर को कंपेयर करते हैं, -2 मस्ट बी इक्वल टू -a, है ना, और यहाँ से क्या आ जाएगा 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा भाई साहब -c, यानी कि यहाँ से क्या पता लग गया, -a -2, तो a + c = 2 आ गया है, a की वैल्यू 1 है, c = 2, तो c की वैल्यू क्या आ गई है 1, a की वैल्यू 1, इस c को उठा के डाल दीजिए यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा अपने को, b की वैल्यू भी 1 है, तो a b c तीनों की वैल्यू क्या मिल गई है 1। अगर इन तीनों की वैल्यू 1 मिल गई है तो अपने लिए जो f था वो था k × ईटा की पावर आपके पास k × ईटा की पावर a, r की पावर b, v की पावर c। तो ईटा की पावर a अपने को क्या मिल गया है 1, r की पावर b यानी कि r की पावर 1, और v की पावर भी 1, तो f जो है वो बेसिकली ये आता है। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो अपने ईटा पता कर दिया, r v की पावर पता कर दी, लेकिन हम k पता नहीं कर सके, तो ये यहाँ पे लिमिटेशन है। अगर आप रियलिटी में जानते हो, थोड़ा बहुत कभी पढ़ा हो या आगे जाके आप पढ़ेंगे, तो एक स्ट्रोक लॉ होता है, और वहां से ये जो फॉर्मूला आएगा आपके पास, इसके फोर्स जो लगेगा F इसके,
वो 6 पाई ईटा आर वी, यानी कि इसकी पावर 1, आर की पावर 1, वी की पावर 1। हम लोग 6 पाई नहीं पता कर पाए, लेकिन हम ये पता कर पाए कि ईटा की पावर 1 आएगी, आर की पावर 1 आएगी, वी की पावर 1 आएगी। इतना अपन पता कर सकते। तो इससे कुछ बातें अपने को समझ में आ गई कि अच्छा ये 6 पाई नहीं कर पाए, मतलब कांस्टेंट को पता नहीं किया जा सकता है। और मतलब कांस्टेंट के बारे में हमें आइडिया नहीं होता, क्योंकि कांस्टेंट जो है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है।